हेलो दोस्तों, पार्ट 1 पर आप सभी का इतना बढ़िया रिस्पांस देखने के बाद वी हैव डिसाइडेड टू ड्रॉप द सेकंड पार्ट राइट नाउ। इस पार्ट में हमने अमित सर से बात करी है उनके फॉरेन फ्रेंड्स के बारे में, उनके फॉरेन एक्सपीरियंसेस के बारे में, सीनियर आर्टिस्ट के बारे में और स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं स्टडी को लेके, उनके एक्सप्लोरेशन को लेके, इन सभी के बारे में खुल के उन्होंने बताया है। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप इस पॉडकास्ट को बहुत इंजॉय करोगे। सेहत ही बनेगी तो पुलिस के डंडे कैसे खाओगे बेटा? मैं तुम्हें बंगाल का रसगुल्ला खिलाऊंगा। बच्चे ना साइड में अमित कपूर, अमित कपूर यार क्या है? अमित कपूर आर्टिस्ट को खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि चली गई थी। और आज कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर उस चीज की बहुत बड़ी कमी मुझे नजर आती। लोग ना सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, एग्जैक्ट अपने लिए काम नहीं कर रहे। कई लोगों को तो लगता है भाई साहब ये आदमी विग पहनता है, आपकी कोई बेस्ट एनिमेशन पेंटिंग में। लेकिन मैं उससे पहले एक एथलीट भी था। अच्छा, मुसाफिर हूँ यारो। ये लुक्स लाइक कि हाँ वो एकदम पर्सनैलिटी कह रही हुई। थोड़ा सा हाई है, आपको पता है हाइट भी आपकी कहीं ना कहीं मैच करनी। नहीं 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 नहीं, वो तो यार 6'3" है, मैं 5'7", 5'8" हूँ। मुझे शोले बहुत पसंद है। 2 शब्द इसकी वजह तो मैंने 2 ही शब्द गाए। 4 देखिए मेरी गलती। लेकिन सर इस जर्नी तक ऊपर आगे बढ़ने के लिए अभी बिगिनर्स को कौन कौन से वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए या फिर जो अवार्ड्स होते हैं उस तक पहुँचे कैसे बच्चे? हाँ, ये एक बहुत मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिकॉज वो पहुंचने के लिए तो मैंने आपको बताया कि अच्छा काम होना ज़रूरी है ही। जी। प्लस कौन से ऐसे लोग हैं जिनके काम देखें। आप जब तक अच्छा काम नहीं देखोगे तब तक अच्छा पेंट भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। है ना? आप वही चीज़ देख रहे हो कि यार यही दुनिया है, हर बार वही चीज़ें है ना? मतलब आपको पता है यही दायरा है, आपको पता ही नहीं इससे बाहर भी कोई दुनिया है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जब बाहर निकला तब मैंने सीखा। सही बात। मुझे तो तब लग रहा है मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। जब मैंने वहां जाके देखा तब मुझे लगा अरे यार एक से एक बाप है, सही बात। एक से एक स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है जो आपको, आप हो क्या उनके आगे कुछ नहीं हो। उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, कहाँ से शुरू करते हैं कैसे खत्म करते हैं, वो अमेजिंग था। बिल्कुल। और आपको तभी सीखने को मिलता है। तो आप सही डायरेक्शन में भी, आजकल के बच्चे अगर सही काम नहीं देखेंगे तो वो कभी भी आगे सही नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अच्छे आर्टिस्टों को देखना शुरू करें, अच्छे काम को समझना शुरू करें, अच्छे और बुरे का फर्क जानना शुरू करें। सही बात है ना? सब कुछ ही अच्छा बनाया हुआ जो रियलिस्टिक सा अगर सामने आपको मैं बताऊं तो मैं कॉलेज में हाइपर रियलिस्टिक काम करता था, लेकिन वो आर्ट नहीं होती है, वो दैट इज गुड क्राफ्टमैनशिप। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई गॉट इट। आर्ट का मतलब कभी भी फोटो रियलिस्टिक काम करना नहीं होता है। बिल्कुल। आजकल के बच्चों को लगता है कि फोटो रियलिस्टिक काम का मतलब ही सबसे बढ़िया आर्टिस्ट है, लेकिन वो फोटो रियलिस्टिक काम देखने के बाद भी उस अप्रोच पे नहीं जा पाते क्योंकि ड्राइंग ही जीरो है। तो ड्राइंग को सबसे पहले समझे, ज्यादा बाहर जाएं, ज्यादा काम करें लाइव, ज्यादा आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स करें, जी। ज्यादा फिगरेटिव ड्राइंग्स करें। है ना? कलर्स तो बहुत सेकेंडरी चीज है, वो तो एक मुझे लगता है एक मीडियम है अपना एक्सप्रेशन को दिखाने का। मुझे लगता है कि वो एक सेकेंडरी चीज है। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ड्राइंग है। ड्राइंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा दुनिया के सामने जल्दी नजर आएंगे। सही बात है सर। सर एक सवाल है मेरे पास आपके लिए कि आप कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट हो। हाँ जी। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज ऑफ आर्ट बेस्ट है या आपका कॉलेज एनीटून फाइन आर्ट? बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट 2 तरीकों से होता है। जी। कैसे? बेस्ट होता है अगर आपके अच्छे टीचर्स हैं, मतलब आपके अच्छे मेंटर्स या गुरु हैं। बिल्कुल। और उससे भी ऊपर चीज है जो वहां बच्चे आ रहे हैं, वो कॉलेज कभी भी बिल्डिंग से नहीं होता है। कॉलेज हमेशा स्टूडेंट से बनता है। हम कॉलेज ऑफ आर्ट को किससे याद रखते हैं? हम कॉलेज ऑफ आर्ट को याद रखते हैं, यार आपको पता है कि वो एक आर्टिस्ट उस कॉलेज से था। हाँ उस बैच है ना, वो आर्टिस्ट उस कॉलेज से था। तो वो जो हम बात करते हैं ना, हम फिर उस कॉलेज का भी नाम होता है। सही बात। तो वो कॉलेज का नाम तभी होता है जब उसका स्टूडेंट वो करिश्मा कर जाए, वो उसमें कुछ जादू हो। सही।
ठीक है ना। तो आज अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं बताता हूँ ना, आई एम फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट टेली। तो कहते हैं यार ये तो फिर अच्छा ही होगा, जब ये आदमी अच्छा कर रहा है, इसको हम जानते हैं जी तो वो अच्छा ही होगा। तो हमारी इमेज उस स्टूडेंट, उस जगह से निकले हुए उस स्टूडेंट वो क्रिएट करता है, ना कि कॉलेज की कोई बिल्डिंग क्रिएट करती है। हम सोचते हैं कि उस बिल्डिंग में, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका इतना बड़ा लॉन है, उसकी इतनी बड़ी कैंटीन है, उससे हम सीखते हैं। नहीं, हम काम से ही सीखते हैं। हमारा कोई टीचर हमारे को, हमारा जो कोई गुरु हमें मिल जाए जो हमारे को उस रास्ता पार करवा दे, वो बहुत बड़ी बात। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आज कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी मुझे नज़र आती है। हाँ, अभी आप ये एनुअल एग्जीबिशन हुई थी, आपने हाँ, विजिट किया। मैं उस दिन भी मेरे साथ मेरे कॉलेज के, हमारे कॉलेज के, जो एनीटून्स के कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे। जी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ वो मैं कहाँ लैक कर रहे हैं। वो लैक कर रहे हैं कि उनको कोई ढंग से मेंटर नहीं मिल रहा, कोई ढंग से कोई गुरु नहीं मिल रहा उनको, जो उनको उनके अंदर आग पैदा कर पाए। आपको भूख ही नहीं लग रही तो मैं आपको खाना कैसे खिला सकता हूँ? एग्जैक्टली। है ना। तो वो भूख नेचुरल भूख है, वो जबरदस्ती आप किसी के क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन एक और भी चीज होती है कि आप आते कच्चे हो, लेकिन आपका टीचर इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके अंदर उस आग को जलाता है, दिखाता है कि आपके अंदर वो भूख पैदा होती है काम करने की। सही बात है ना। तो मेरे को भी ऐसा टीचर मिले थे जो मेरे टाइम पर थे, जो गुरु लोग थे, धीराज चौधरी सर, परमजीत सर, ऐसे ऐसे लोग थे यार, मतलब कमाल के वो टीचर्स थे, जो अच्छे पेंटर्स थे। तो वो अच्छा बता भी पाते थे। नरेंद्र सेन गुप्ता सर, मतलब ऐसे ऐसे, जगदीश डे सर, वो आज नहीं है दुनिया में, आहूजा सर, है ना, बिलास बोस सर, वो एक ऐसे टीचर थे जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर ना, उनके काम को देखकर एक एनर्जी आती है। सामने वाले की एनर्जी भी तो आएगी ना आपके अंदर। सही बात है। तो वो एनर्जी तभी आएगी, उसके फालतू के काम देखकर नहीं आएंगे, उसके वो काम देखकर जो आप, वाह यार क्या काम किया है। तो वो यहाँ मिसिंग है। यहाँ सारे सब भाग रहे हैं, अभी दौड़ रहे हैं, हम सब रेस में आ गए जी कि यार कौन आगे कौन पीछे, पैसा कमाना नहीं कमाना, क्या करना है। कमा तो तब भी रहे थे ना वो लोग, लेकिन उनके अंदर ऑनेस्टी थी। आज वो ऑनेस्टी मिसिंग है। तो और वो ऑनेस्टी है ना काम के प्रति भी, वो स्टूडेंट्स के अंदर भी मुझे दिखती है कि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कहीं इधर से देख लिया, क्योंकि हमारे टाइम पे गूगल नहीं था। जब कोई टॉपिक मिलता था तो हम उसकी रिसर्च करते थे, सोचते थे, खुद सोचते थे कि मेरे क्या आइडिया। आज तो आज आप किसी को भी एक टॉपिक दे दो, सबसे पहले वो गूगल देखेगा, ओके पीछे पेज कौन से जाऊं, आइडिया ले लो यार। मैं पहले, आपने सब कुछ तो पहले ही दूसरे का देख लिया, सही बात है। आप क्या ओरिजिनल या क्या अच्छा निकाल पाएंगे? बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज तो हम वहीं हार गए। सेकंड चीज होती है, जब भी हम पेंटिंग बनाते हैं तो ये सोच के अगर हम बनाते हैं कि इसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि यार ये क्या बिकने लायक चीज है, तो हमने उसकी जो प्योरिटी है ना, जो उसका जो एक असली चीज है ना, रूप, उसको तो खत्म ही कर दिया हमने। सही बात है। क्योंकि पेंटिंग इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो बिक ही जाए। बिल्कुल। बिक गई, बहुत बढ़िया बात है, नथिंग लाइक दैट। आर्टिस्ट को खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि चली गई। हाँ बेस्ट वर्क गई भाई था हमारे पास। मेरे को तो होता है, हाँ मैं कुछ भी बना रहा हूँ वो सब कुछ बिक रहा है आज की डेट में। हाँ लेकिन मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि अपनी कुछ जो मेरे को लगता है ना यार मजा आ गया यार इसको देखकर, चाहे वो इतना छोटा भी पीस है ना, वो मैंने साइड कर दिया उसको, वो नहीं बेचना ही नहीं है। राइट। क्या तो आज हम कर क्या रहे हैं कि हम सबसे पहले सोच ही रहे हैं कि क्या बनाऊं जिससे बिके। ये जो बिकना शब्द है ना, तो फिर अप्लाइड आर्ट में और पेंटिंग में फर्क क्या रह गया? सही बात है। आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को ही मार रहे हो आप। सब कुछ ही अप्लाइड आर्ट है ना फिर। बेच तो हम सब कुछ ही रहे, सही बात। बिकने के लिए यही तो बना रहे हैं फिर हम। देखो बिकना बहुत अच्छी बात है, आर्टिस्ट का घर चलना, उसकी जिंदगी चलना बड़ा जरूरी है, लेकिन बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उस चीज से बाहर आ जाएं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सर, एक कलाकार की ग्रोथ के लिए हाँ, उसको कौन कौन सी चीजें रोक रही हैं आजकल? मेरे सारी बातों में एक बात छिपी हुई है कि हमारा खुद ही जो आगे बढ़ने की चीज है, वही आगे बढ़ने की चीज भी हमें ही रोक रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, फेसबुक बहुत अच्छा है जी। अगर हम उसका सही तरीके से यूज करें। अगर हम गलत तरीके से उसको यूज करेंगे, ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, हर वक्त बैठे रहेंगे, तो हम वो काम करने का जो वैल्यूएबल टाइम है, जो कीमती टाइम है हमारा, उसको हम खो रहे हैं।
जी। और वो चीज़ सही नहीं है, हमारी यूथ के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सही टाइम पर सही चीज़ करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन भाग रहे हैं कि मैं फॉलोअर्स, लाइक्स, हम जितना भागेंगे उतना ही लोग ना सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आप कितने सारे देखो कि आपको पता है कि यार 1000 फॉलोअर बढ़ा दिए, 10,000 बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए, तो उसका कोई फायदा नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सही बात है। है ना। तो वो चीज़ है कि मुझे नज़र आता है कि हम खुद ही हार रहे हैं अपने आप से ही। तो जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा काम में, वो मैजिक नहीं दिखेगा। पहले कितने सारे आर्टिस्टों के नाम आप जानते थे, सही बात है। आज आप बहुत कम आर्टिस्टों को जानते हो, और कुछ को आप सिर्फ इसलिए जानते हो कि यार इसके फॉलोअर्स बड़े सारे हैं, बहुत सारे। ये कुछ तो होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि हम वहाँ पर इसलिए हमें अच्छा और बुरे की समझ ही नहीं आ पा रही है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। करोगे तो खुद जान जाओगे कि सही क्या और गलत क्या है। बिल्कुल सर। ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले जब हमारी टीम में डिस्कशन हुआ था कि आपका पॉडकास्ट करना है, तो हमें डर भी लग रहा था कि आपके साथ कैसे बातचीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माहौल बना हुआ है कि आप बड़े ही गुस्से थोड़े एरोगेंट होंगे कि मतलब इतनी इजीली बात नहीं हो पाएगी आपसे। लेकिन अभी प्रॉपर डिफरेंट पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है हमें। क्या नहीं, ये बात ना, मतलब आप पहले नहीं हो शख्स जी मुझे पता नहीं कितने दुनिया के, मतलब मैं अगर इंडिया की, अभी तो चलो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जी महाराष्ट्र साउथ के लोग, या उनके अंदर ना एक ऐसा फियर है हाँ, कि यार ये आदमी तो पता नहीं क्या कर देगा, अच्छा है ना। जैसे अगर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट जा रहा हूँ, अभी मैं 4 दिन पहले संडे को जी। कॉलेज ऑफ आर्ट की जो एग्जीबिशन थी उसमें गए। उसको देखने गया। अब बच्चे ना साइड में ग्रुप, अमित कपूर, ये अमित कपूर, यार क्या है ये अमित कपूर, डर क्यों रहे हो, आओ बात करनी है, बात करो आप। सही बात है। मतलब किस चीज का डर है, कहाँ सुना आपने, क्या क्या देख लिया ऐसा कि आपको अगर ये लग रहा है कि यार ये आदमी तो छोड़ेगा नहीं। भाई मैं भी तो वहीं से ही आया हूँ, ऑब्वियस है ना। तो ये डरने की बात नहीं, आप जब तक किसी से इंटरैक्ट नहीं करते ना, आप अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हो उस आर्टिस्ट की, यार कहीं से सुन के भी कि उसने, किसी ने बोला कि यार वो तो भैया ऐसा है बड़ा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो तो बड़ा एरोगेंट है या बड़ा आदमी है, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है, वो आपसे ऐसे थोड़ी ना बात कर लेगा। ये कभी नहीं करना चाहिए हमें। मुझे लग रहा है कि अगर आपके मन में या कहीं पर कोई भी सवाल है तो आप अपने एक्सप्रेस करो सामने वाले के सामने कि सर आप क्या बता सकते हो हमारे को, क्या चीजें जी। तो ये चीजें जो होती है ना, ये बिल्कुल अलग हो जाती है, एक इमेज अलग बना देती है। तो मेरी इमेज जो भी बनी हुई है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, मैं वही हूँ। बढ़िया हो सर। मैं आज भी, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जी। जैसे हमारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इंडिया के सारे आर्टिस्ट आते हैं इधर उधर से, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो थोड़ा सीनियर आर्टिस्ट भी है। अब वो जब आके मिलते हैं, मैं उनके साथ ही बैठ के चाय पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, और जैसे हम बात कर रहे हैं वैसी बात कर, बिल्कुल है। सर आप तो ऐसे निकले यार, हम तो आपके बारे में पता नहीं क्या सोच रहे थे, हम तो डर रहे थे, और आप पता नहीं, आप तो इतने हम्बल हो। हाँ, आप हमारे साथ बैठ के, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वही अमित कपूर हो। सही बात है। तो ये चीजें ना, जब तक आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करते तब तक आपको समझ नहीं आती। मैं वहीं से आया हूँ, वहीं का ही आदमी हूँ, वही रहूंगा। आज भी मैं सड़क पे बैठकर ही कहीं पर भी बैठ के चाय पीने वाला आदमी हूँ मैं, वो बदल नहीं जाएगा मेरे पास, चाहे गाड़ी आ जाए, चाहे बंगला आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं वही हूँ और मैं वही रहूंगा। जैसे सर अमरीश पुरी साहब की ना आंखों में वो सीरियसनेस दिखती है, वैसी तो वो भी ना सेम आपके उसमें भी दिखता है मुझे, कि शायद इस वजह से ही लोग डरते हैं थोड़ा कि भाई मैं बता, फ्रेंड में आगे बात करेंगे। किसी भी आर्टिस्ट ने ना बहुत सारी अपनी लाइफ के अंदर चीजें देख ली हो जी, और कम टाइम में देख ली हो, सारा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले ली हो, और हर टाइप का काम कर लिया हो जी, तो उसके पास बहुत कंटेंट होता है और वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। किसी भी चीज को देखेगा, अगर आप, मैं जैसे किसी एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा हूँ तो थोड़ा डायरेक्ट आदमी, मैं आपको ये बात तो क्लियर फॉरवर्ड तो हो आप। हाँ। बहुत ज्यादा, अगर मेरे से झूठ नहीं बोला जाता जी, राइट, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कई लोगों को लगे यार ये तो सच्ची बोल दिया इसने। अब आप ऐसे काम को देखकर मैं उनको बोल भी देता हूँ, अब तो मैं आप फंसे इस चीज में कि एकदम नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ, लेकिन मैं अब आजकल सीधा बोलता हूँ यार बुरा मन मानना, अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर वो पूछ भी नहीं रहा तो मेरा मन करता है बोलने का, यार मैं इसको यार ये क्या है। अभी मुझे कैमल वालों ने बुलाया अपनी एग्जीबिशन में, ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने कहा सर प्लीज बताओ, मैंने कहा ये फंस गई ये फंस गई।
तो अब क्या फंस गई उसने, तो मुझे सर बताइए कुछ। अब हर आर्टिस्ट अपनी तारीफ सुनने के लिए ही बोलता है ऐसे। मतलब बुला रहा, सर बताइए क्या, क्योंकि उसको पता है यार एक नेगेटिव तो बोलेगा ही नहीं, जो भी आर्टिस्ट है हाँ। क्यों बोलेगा नेगेटिव, अच्छा ही बोलेगा। लेकिन अच्छा बोलने के चक्कर में हम उस आर्टिस्ट की ग्रोथ को खत्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उससे उसकी कमी बताना बहुत जरूरी है, तभी वो उसको खत्म करके आगे बढ़ेगा, काम कर पाएगा उसके ऊपर। सही बात। अगर मैं एज अ ऑनेस्ट आर्टिस्ट हूं ना, तो मुझे कभी भी ये शोभा नहीं देगा, चाहे वो मेरा बेटा भी है ना, मैं तो उसको डायरेक्ट ही बोलता हूं, बेटा तो तू मेरा ही है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत बढ़िया कर रहा है, जी। तू बहुत खराब कर रहा है। अब मैं उस लेवल की बात कर देता हूँ कई बार, जैसे उस दिन मैंने क्या बात ने उनको, हाँ मैंने उसको बोला बहुत बढ़िया, अभी मैंने अपना स्टाइल चेंज किया, नहीं तो मैं पहले तो बिल्कुल डायरेक्ट बोल देता यार मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, बेटा कर। तो अब मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जैसे इसके अंदर ना ये सब कुछ बढ़िया किया, अगर इसको ये और ऐड ऑन कर देते तो और मजा आ जाता यार। इस लाइट के साथ जस्टिस नहीं हुआ, अगर इसकी शैडो को और डार्क कर देते तो इसमें डेप्थ आ जाती। तो अब मैं बहुत डायरेक्टली नहीं बोलता, और लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी अपना सब कुछ जो भी मैसेज कन्वे करना होता मैं कर देता, वो कर देते। और वो करना बहुत जरूरी है। मेरे दिल में कुछ नहीं रहता, जो मैं हूं वो मैं सच हूं। सही बात है। इसलिए शायद आपको मेरी आंखों में भी वो बात दिखती है कि यार ये कुछ बोल जाएगा भाई आगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। सर मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में आपसे कभी पूछा नहीं गया, जो आपका हेयर स्टाइल है ये कैसे आया था, क्योंकि ये बड़ा ना यूनिक लगता है आपके ऊपर एकदम, और ये पर्सनैलिटी में भी आप पे सूट करता है कि हाँ आई एम अ सीरियस गाय। यार ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो शायद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली सभी कर देते हैं। अच्छा। कई लोगों को तो लगता है भाई साहब ये आदमी विग पहनता है, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, देख लो असली है ये। सब असली है। शुरू से ही यार थोड़ा सॉफ्ट और सिल्की नहीं होते बाल, हाँ वो वैसे ही थे, यही है। हाँ है ना। तो अब वो बड़े होकर और थोड़े बड़े, पहले मैं इतने बड़े बाल नहीं रखता था, बट अब थोड़ा सा जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका टेस्ट भी चेंज होता है, और आपका पहनावा भी बदलता है, आपकी बातें भी बदलती हैं जी। एक जमाने में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि बचपन में मुझे बेसन के लड्डू बड़े मजेदार लगते थे, क्या बात। लेकिन आज मुझे उसको देखकर बड़ा गुस्सा आता है। पहले करेला नहीं खाया जाता था, आज मुझे करेला बड़ा पसंद है। तो वक्त धीरे 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 आपको सिखाता है और आपके टेस्ट बदलता जाता है। जी। ऐसे ही पहले मैं बहुत छोटे बाल रखता था, लेकिन आज धीरे धीरे करके यही स्टाइल सबको अच्छा लगना शुरू हो गया, तो मुझे भी उनके अच्छे लगने में अपने आप को भी अच्छा लगना शुरू हो गया। तो और कोई बात, बढ़िया लगता है सर आप पे। सर एक चीज़ पूछनी है अभी बच्चों के लिए, कि इस टाइम पे अगर हम इंडिया के बाद अगर बाहर की भी बात करें, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं, जिनको हमें देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छा अंदर आएगा और अच्छा ही बनाओगे। सही बात है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट के मैं नाम ले रहा हूँ 5-6, जिनका काम तो मस्ट है, हर स्टूडेंट, हर सीनियर, हर अच्छे आर्टिस्ट को या आर्टिस्ट को देखना ही चाहिए। सही है, सही बात है। मैं नाम लूंगा डेविड टेलर सर का। डेविड टेलर एक बहुत ही सीनियर, नियर अबाउट 85 ईयर्स, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ही इज फैंटास्टिक आर्टिस्ट। वो लोग हैं जिन्होंने शुरू के, अगर आप टाइम देखो फेसबुक वगैरह में, उन सबके यूट्यूब के अंदर उन्होंने नहीं डाले, लेकिन दूसरी किसी कंपनीज ने जो शूट करती थी, उस टाइम पे शूटिंग होती थी, उनकी सीडीज आती थी, डीवीडीज आती थी, उन सब ने उनके काम डाले हुए, और अब तो वो थोड़ा थोड़ा वो भी डालते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा उस टाइम पर भी पॉपुलर थे, और आज तो वो लोग हैं जिन्होंने हम सबको सिखाया है। तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा डेविड टेलर सर का। जी। आई रियली लव हिज वर्क्स, और कमाल के आर्टिस्ट है, कमाल के इंसान हैं। और सबसे पहले तो अच्छा आपको इंसान बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आर्टिस्ट तो आप बाद में हो, बिल्कुल सही है ना, सिंगर तो आप बाद में हो, एथलीट तो आप बाद में हो। आप अच्छे ही इंसान नहीं हो तो आप क्या सामने ऑनेस्टी से किसी को कुछ दे पाओगे? तो ये जो मैं नाम ले रहा हूँ डेविड टेलर सर का, ही इज अ लिविंग लेजेंडरी पेंटर। और अच्छी बात यह है कि हमारा 2024 में ही दिसंबर में हमारा सेकंड वाटर कलर ओलंपिक्स हो रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ही है। जो हमने 2019 में किया था पहला, अब वो 4 साल के बाद
दूसरा हो रहा है। जी। तो जो 2024 में हो रहा है उसके अंदर हमारे डेविड टेलर सर भी आ रहे हैं, मैंने उनको इनवाइट किया है, वो आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सारे यंगस्टर्स आएँ, उनसे सीखें, देखें उनका काम, उनसे बातचीत करें, तो आपको भी मौका मिलेगा उनसे बात करने का। बिल्कुल सर। मेरा दूसरा नाम है रॉस पैटरसन। रॉस पैटरसन, ही इज ऑल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे आर्टिस्टों को दिया है, जी। तो रॉस पैटरसन के काम देखकर मजा आ जाता है जो वो काम करते हैं। और ये सारे प्लेन एयर पेंटर्स हैं, लाइव बनाने वाले। जितना आप प्लेन एयर से सीखते हो ना करके, उतना स्टूडियो में रह के नहीं सीखते आप। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि प्लेन एयर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो इन लोगों ने हमारे को सिखाया है। डेविड टेलर सर हो गए, रॉस पैटरसन हो गया, जोसेफ ब्रूसविच हो गया, ज़बुकविच। ज़बुकविच जो है वो बहुत ही कमाल के पेंटर है और बहुत पॉपुलर है आज की डेट में पूरी दुनिया में जी। और स्पेशली यंगस्टर्स में भी काफ़ी पॉपुलर है। क्योंकि अगर आप उनके काम देखो तो ही इज़ अ मोर इम्प्रेशनिस्ट कम क्लासिकल। ये क्लासिकल भी उतने ही बढ़िया है, मतलब उनकी ड्राइंग को देखकर इनकी जो कॉम्पोजिशन सेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं उनका नाम लूंगा कि वो बच्चे देखें इनके काम। और फोर्थ नेम अगर मैं लेना चाहूँगा तो मैं एल्वेरो कैस्टगनेट का लेना चाहूँगा। ही इज़ वेरी वेरी फेमस नाउ और वो उरुग्वे से हैं, और बट ही वाज आल्सो लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो ये बहुत ही कमाल के पेंटर है। इनका जो सेंस है कॉम्पोजिशन का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मैंने आज तक इस लेवल का कॉम्पोजिशन का और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ प्ले करने का सेंस, जो कॉन्ट्रास्ट के साथ खेलने का सेंस है, वो मैंने शायद आज तक कभी देखा नहीं। और इनको देखकर कितने लोग इन्फ्लुएंस नहीं हुए, कॉपी करते, अच्छा, लेकिन वो तब भी कॉपी नहीं कर पाते उस चीज को। जो वो उनकी जो सेंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप उनके काम देखेंगे, लोग काम देखेंगे, तो मुझे लगता है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट के साथ कैसे प्ले किया जाता है, कॉम्पोजिशन के साथ कैसे प्ले किया जाता है। तो ये एल्वेरो कैस्टगनेट हैं जी। एक अगर मैं फिगरेटिव आर्टिस्ट की बात करूं तो मैं बोलूंगा ल्यूई। ही इज फ्रॉम चाइना। ओके। वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट है। उनके बैले डांसर्स और फिगरेटिव वो करते हैं काम, बहुत ही शानदार काम है, वो देख सकते हैं लोग उनके काम। ऐसे बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं। थॉमस शैलर हैं जो यूएस के हैं, एंडी एविसन है जो यूएस का है। दे ऑल आर माय फ्रेंड्स। लेकिन मैं फिर भी उनको उस जगह नहीं रखूंगा जितना मैंने डेविड टेलर सर या रॉस पैटरसन या इन सब का बोला। थॉमस शैलर भी कमाल के आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्चरल पेंटिंग्स करते हैं जी। और एंडी एविसन का कमाल का काम है। लोग बच्चे अगर उनको देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरे कुछ जहन में, मेरे दिमाग में नाम है जो मैंने अभी लिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपका पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम शाम तक, रात तक यहीं बैठे रह जाएंगे। नहीं कितने तो नाम? ये भी बात है कि हम लोग ने इतने सारे सवाल पूछने थे, लेकिन आपने जब बात शुरू करी ना तो बहुत सारे हमारे सवाल तो उसी में इंक्लूड हो गए। मैंने आपको बोला भी था मेरे बोलने की आदत ज़्यादा है, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। हाँ, तो वो जब कोई पूछता है तो उसके पूछने से पहले ही लगता है कि मैं यार इसको भी बता दूं। तो वो शायद आपके पॉइंट ज़रूर होंगे, आपके क्वेश्चन ज़रूर होंगे, लेकिन वो मेरे एक ही आंसर में बहुत सारी बातें मैंने कवर करी। हमारी मेहनत सारी यहाँ पे खत्म हो गई। नहीं, मेहनत खत्म नहीं है, लेकिन आपका ये रहा कि आप जो सोच के आए थे जी। शायद मैंने आपको पहले ही पढ़ लिया, पहले ही बता दिया आपने। हाँ बिल्कुल सर। है ना। तो आपको वो सारे आंसर मिल गए। अगर नहीं मिले तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे वही। मेरा एक सवाल और है आपके लिए कि अभी एनिमेशन का इंडिया में क्या मार्केट है? देखिए, जब मैं एनिमेशन में आया था तब वो टाइम, मैं 1998 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त क्लासिकल एनिमेशन का एक ऐसा टाइम चल रहा था। क्लासिकल एनिमेशन का मतलब है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ऑन पेपर, ऑन लाइट बॉक्सेस, जो डिज्नी ने या वार्नर ब्रदर्स या पुराने फॉक्स स्टूडियोज ने शुरू किया था। सबसे पहली फिल्म 1938 में आई थी, 7 ड्रॉप्स वाली, स्नो वाइट एंड 7 ड्रॉप। उसके बाद पिनोकियो आई थी। तो ये सब डिज्नी ने फीचर लेंथ फिल्म पहली दी जी। फिर 1942 में आई थी, फिर बैम्बी और बहुत सारी फिल्म्स आई, सॉर्ड इन द स्टोन, बहुत सारी आ फिर। तो वो टाइम क्लासिकल टाइम था जब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता था। बिल्कुल। आज भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता। अभी हम मूव कर चुके हैं ज्यादा डिजिटल के ऊपर, डिजिटल की तरफ। बिल्कुल। लेकिन क्लासिकल कभी खत्म नहीं हो सकता। तो क्लासिकल जिसका स्ट्रॉन्ग है आज भी
डिज्नी में रिक्वायरमेंट और जितने भी बाहर के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अगर इफ यू आर क्लासिकल एनिमेटर तब वो आपको 3D के लिए भी ले लेंगे। अगर आप, क्योंकि व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग एनिमेशन ऑपरेटर्स, नॉट एनिमेशन आर्टिस्ट। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्राइंग आर्ट, एनिमेशन का मतलब हार्ड कोर आर्ट है। अब एनिमेशन के अंदर आर्ट की बात नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर से कैसे हम कंपोजिट करें, कैसे 3 डायमेंशनल। अब आप 3D के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो 3D की भी एनिमेशन के अंदर अगर आपको क्लासिकल एनिमेशन की सेंस नहीं है, या अगर मैं बात करूं कि आपको ड्राइंग की सेंस नहीं है, तो आपको वो एलियन बना सकता है, या वो एक ऐसा फिगर बना सकता है जिसको किसी ने देखा नहीं। अगर मैं उसको बोलूंगा अमिताभ बच्चन बनाना है या शाहरुख खान बनाना है, तो वो उसका एक्यूरेट वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसकी सेंस नहीं है वो। और ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अभी तक तो बना रही कि राम चलने लगा, राम भाग तो राम भागने लगा। हम जो भी काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर से उसको सिर्फ कंपोजिट करते हैं, या उसके थ्रू हम क्रिएट करते जरूर हैं, लेकिन सबसे पहला जो पेपर वर्क है हम उसको भूल जाते हैं। वो बहुत बिना स्टोरी बोर्ड, बिना कैरेक्टर डिजाइन, बिना पेपर वर्क के आप एनिमेशन को कभी सोच भी नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये आया हमारे देश के अंदर कि यहाँ पर लोगों को एनिमेशन जरूर करना था, क्योंकि बूम आया, लेकिन वो एनिमेशन सीख नहीं पाए, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे जी। उन्होंने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ध्यान दिया रादर देन आर्ट के ऊपर। सही बात है। तो हम खत्म होते चले गए, और आज हमारे देश में बहुत बढ़िया कुछ एनिमेशन का काम नहीं हो रहा है। हाँ, राइट। आप कोई भी ऐसी फिल्म दिखा दीजिए जिसमें हार्डकोर एनिमेशन आपको दिखाई देती हो, कहीं पर भी नहीं है। नहीं ग्राफिक्स में, मोशन ग्राफिक्स में हम आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन हम एनिमेशन में बहुत पीछे रह गए। और फॉरेन की अगर आप फिल्म्स देखें तो उनके ग्राफिक्स को देखकर भी पता लगता है कि उनका बेस बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। और एनिमेशन के बहुत काम है, लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में वो दिए नहीं जाते, और बहुत फ्लरिश नहीं हो पाई। वो मार्केट जो आई जरूर थी, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाई, बिकॉज हम एनिमेशन आर्टिस्ट क्रिएट नहीं कर पाए, हम एनिमेशन ऑपरेटर्स जरूर क्रिएट कर पाए। कुछ ऐसे आर्टिस्ट की हमें ज़रूरत है। सर मेरा यही सवाल भी आ रहा है आपसे कि आप पहले एनिमेशन में बहुत अच्छे थे, तो आपने उसको स्टॉप करके वाटर कलर को क्यों आगे बढ़ाया? नहीं, मैं वाटर कलर जरूर कर रहा था, मैं पेंटिंग कर रहा था, और मैं एनिमेशन में भी बैकग्राउंड्स बना रहा हूँ। आप अगर मैं, क्योंकि क्लासिकल एनिमेशन करता था, तो मैं एनिमेशन भी कर रहा था फ्रेम बाय फ्रेम, प्लस मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी था, तो मैं उसके बैकग्राउंड्स भी खुद बनाता था। तो वो बैकग्राउंड्स वाटर कलर और पोस्टर कलर के मिक्सचर होते थे जी। तो वो जब आप बनाते हो तो आप पेंटिंग से किससे अलग नहीं हो जाते, पेंटिंग के बहुत हाई एंड पार्ट में चले जाते हो। जी। तो मैं वो भी कर रहा था साथ साथ, और एनिमेशन के अंदर आर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, और आज भी ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास वो लोग नहीं है जो अच्छा सिखा पाए और अच्छी डायरेक्शन दे पाए। अगर मैं बोलूँगा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको देखो भाई ड्राइंग करनी पड़ेगी, आप अगर ये कर सकते हो तो मेरे इंस्टीट्यूट में आप आ जाइए जी। और मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप कहोगे सॉरी मैं क्यों आऊँ, क्योंकि मेरे पास तो ड्राइंग ही नहीं है, मैं कैसे आऊँ? तो वो ये कहेगा कि मैं कोई दूसरे के पास जाता हूँ जो मुझे एनिमेशन सिखा दे, लेकिन वो एनिमेशन सीख के नहीं आया, वो ऑपरेटर बन के आया, मीन्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीख कर आ गया जिसका कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जब हमारी मेगा मैम से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि दिल्ली में जब एनिमेशन आर्टिस्ट की बात होती थी तो आपका नाम आता था। एग्जैक्टली मैं कई सारे, मैं जामिया का भी पैनल में था, मैं जयपुर एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के पैनल्स में था, और मैंने बहुत सारी एनिमेशन के काम किए, लेकिन मैं आज भी कभी भी दिल से अलग नहीं हुआ एनिमेशन से। आज मैं अपनी पेंटिंग को एंजॉय कर रहा हूँ, और एनिमेशन मैं अभी भी देखता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से एनिमेशन को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है, और आप इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप उनको भी पूरा कर रहे हैं और एनिमेशन भी कर। सही बात है। क्योंकि मैं पेंटिंग हर रोज़ करता हूँ और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। आपकी कोई बेस्ट एनिमेशन फिल्म? मैं अभी भी बोलूँगा कि वो जो पुरानी क्लासिकल फिल्म्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मुझे प्रिंस ऑफ इजिप्ट और एक फिल्म आई थी स्पिरिट, घोड़ों के ऊपर, अच्छा, उसकी एनिमेशन आज भी मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशंस है। फ्रेम है वो, फ्रेम बाय फ्रेम है, क्या बात है। और वो इतना बढ़िया फिल्म है कि अगर आप उस आज के यंगस्टर्स अगर उसको देखें
तो उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको लगेगा वो 3D में, लेकिन वो फ्रेम बाय फ्रेम क्लासिकल एनिमेशन थी। घोड़े के जो एक्सप्रेशंस और उसकी जो फीलिंग दिखाई है वो कमाल की है। वो लाइव अगर आप घोड़ा भी लेते ना, आप उससे करवा ही नहीं सकते थे। अरे वाह, क्या बात। तो वो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है। तो इंडिया में किसी को तो आना पड़ेगा इस चीज़ को वापस रिवाइव करने के लिए। देखिए, रिवाइव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ बदल रहा है, मीडियम्स बदल रहे हैं और एक्सपेरिमेंटेशन वाली स्टेज पर हम भी आ रहे हैं जी। जैसे फॉरेन के अंदर अभी क्या हो गया है कि सिर्फ क्लासिकल एनिमेशन ही नहीं है, आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं। तो वो एनिमेशन भी एक आर्ट की फॉर्म है, जैसे वो वॉल के ऊपर फ्रेम बाय फ्रेम कर रहे हैं या पिक्सेलेट एनिमेशन कर रहे हैं। जैसे मैं बैठा हूँ जी। और मेरा एक फ्रेम ले लिया, फिर कुछ और करते हुए फ्रेम लिया, कुछ और करते हुए लिया, तो उसको बोलते हैं पिक्सेलेट एनिमेशन। जी। तो दीवार के ऊपर फ्रेम बाय फ्रेम करके, जैसे अभी एक फिल्म भी आई थी, आप में से कोई मुझे अभी दिखा भी रहा था कि एक फिल्म बनी है जो वैन गॉग की पेंटिंग के ऊपर है। जी। तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट यू नो एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन, जी। जो फ्रेम बाय फ्रेम ऑयल की पेंटिंग करके फ्रेम बाय फ्रेम डेवलप किया। आप कोई भी एनिमेशन करने के लिए हजारों लाखों ड्राइंग्स लगती है। एक फिल्म आई थी जो फॉक्स स्टूडियोज ने बनाया था, फन गली, जो ऑस्ट्रेलिया में बना था। जी। तो जब वो फिल्म कंप्लीट हो गई थी, जिसको 4 साल लगे थे बनाने में, और नियर अबाउट 400 to 500 एनिमेटर्स और टेक्नीशियंस ने मिलकर उसको बनाया था। जी। जब वो फिल्म खत्म हुई थी तो उसकी प्रोडक्शन की जो सारा सामान था, या मैं बोलूँगा फ्रेम्स थे, हाँ। फ्रेम बाय फ्रेम पेपर जो थे, वो 2 ट्रक भर के, इतने बड़े जो भार ट्रक्स होते हैं वो भर के निकले थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कई करोड़ों ड्राइंग्स थी जो वो करी गई थी। तो वो एक स्पेशल आर्ट का फॉर्म है जो कभी मर नहीं सकता और वो कभी मरेगा नहीं। तो एनिमेशन एक वो जादू है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जी। आपको कैमरा के बारे में सीखने को मिलता है, आपको डायरेक्शन के बारे में सीखने को मिलता है, आपको ड्राइंग के बारे में सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं एनिमेशन के अंदर। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है हमारे देश में भी, बिल्कुल। तो बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए, डाइवर्ट हो गए। तो क्लासिकल एनिमेशन ही नहीं रह गई है, स्टॉप मोशन एनिमेशन में भी बहुत आगे बढ़ गए। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर्स की बात करी, तो एआई मार्केट में आ चुका है, एआई की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये कैसे एनिमेटर और अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं उनको इफेक्ट करने वाला है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली? नेगेटिव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपका टैलेंट है वो ओरिजिनल है। जी। एआई सारी चीज़ों को उठा के वर्क करता है, हाँ। राइट। लेकिन ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही रहेगी ना। वो आपकी पेंटिंग को ओरिजिनल तरीके से, जो आपकी सोच जो आप बनाना चाहते हो, वो तो नहीं कंप्लीट करेगा, आपके जैसा बना देगा। बिल्कुल। एक बंच बना के आपको दे देगा, लेकिन वो कभी भी आपको आपकी सोच को वहाँ नहीं उतार सकता। तो ओरिजिनल ही रहेगा। कमर्शियली इफेक्ट नहीं करेंगी ये, क्योंकि हम तो अगर हम पेंटिंग बनाए, हमें एक सब्जेक्ट मिले, हम पेंटिंग बनाए, तो वो हम अपने दाम पे बेचेंगे उसे। लेकिन एआई हमें 4 ऑप्शन दे रहा है उसके, और वो बिजनेसमैन के लिए तो सस्ती पड़ेगी। नहीं, वो प्रिंट्स ले सकता है लेकिन ओरिजिनल तो नहीं ले सकता। प्रिंट तो आज भी बिके रहे ना। जब एआई नहीं आया था तब भी तो प्रिंट्स बिक रहे थे, आज से नहीं बिक रहे प्रिंट्स। प्रिंट तो पता नहीं कब से बिक रहे हैं। कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी पेंटिंग के प्रिंट्स भी बेचते हैं। हाँ। और आपको ये पता भी नहीं है कि शायद मेरी पेंटिंग के या कई सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग के प्रिंट्स बाहर बिक भी रहे हैं। और छोड़िए, आप उनके ओरिजिनल्स को भी कॉपी करके कैनवस पे बना के साइन सेम करके भी बेचा जा रहा है। आपका नाम लेके कि आपकी पेंटिंग। मैं बोलना नहीं चाहता इस चीज को, लेकिन कई सारे लोगों के भी मैंने अपना भी देखा है। ठीक है, तो आप इससे फाइट नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी, एआई के बाद भी कुछ आएगा और एडवांस चीज हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कभी नहीं मरेगा। रेनेसां पीरियड की हम बात करें तो पुराने भी तब से लेकर आर्ट आज भी जिंदा है, हम उसकी बात करते हैं। बिल्कुल। आज इस कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर हम उन आर्टिस्टों की भी बात करते हैं। तो क्या आर्टिस्ट की जो ओरिजिनलिटी है वो मर सकती है? मुझे कभी नहीं लगता कि वो मर पाएगी। बिल्कुल। है ना, हम ही तो बता रहे हैं सही बात है। कि वो और अब नई चीज क्या आएगी। एआई किसने बनाया? हम नहीं बनाया ना, इंसानों ने बनाया। तो ऐसे ही चीजें मुझे नहीं लगता कि पेंटर को अफेक्ट करेगा, एज अ पेंटर अफेक्ट करेगा। हाँ, एडवर्टाइजिंग के अंदर मुझे लगता है कि डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है।
मैन पावर कम हो सकती है। जो आदमी का जॉब अगर वो बड़ी टीम थी उससे एक छोटी टीम में भी काम करवाया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ AI अगर आपको बना के दे देगी, कंपोजिट करके दे देगी, जो आप सोच रहे हो वो आपको कह देगा ओके गिव मी दिस एग्जैक्टली। दिस काइंड ऑफ फील, अगर वो बना के दे देती तो फिर हमें टेक्नीशियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि फोटोशॉप भी AI के साथ कनेक्ट हो चुका है। हाँ, अब हो तो वो आप जो बड़ी मेहनत से टीम से बनवाते थे, आज वो एक ही आदमी कमांड देकर सारी चीजें निकाल रहा कर है। दे। मुझे लगता है कि डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको जो आर्टिस्ट हैं उनको जरूर फर्क पड़ेगा नेगेटिवली। लेकिन पेंटर्स को मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसका। मैं तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। वो पेंटर्स के लिए एक हेल्प है। मुझे लगता है हेल्प है। अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, वो मैं उसके द्वारा उसके थ्रू मैं जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन आइडिया तो मेरा ही था ना, अभी तो मैं उसे जनरेट भी करवा पाया। एग्जैक्टली। अगर मेरे दिमाग में वो आइडिया ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं जनरेट कैसे कर सकता हूँ? सही बात। तो मुझे लगता है कि मुझे तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था मैं कर पा रहा हूँ। और ज्यादा अभी मैं आई एम नॉट यूजिंग दैट, बट आई एम सेइंग कि मे बी इन फ्यूचर आई कैन डू दैट। बिल्कुल। Not now. I'm not doing anything related to AI right now, but आगे जाकर मैं कर सकता हूँ अगर मुझे लगा कि मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ तो। बिल्कुल, अच्छी बात है सर। बहुत सारे सीरियस सवाल हो गए। एक सवाल मेरा आपसे है कि आप पेंटिंग के अलावा और क्या क्या आर्ट की चीज़ों में हैं? जब मैंने पेंटिंग शुरू किया, पेंटिंग तो खैर मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, जब मैं आर्ट कॉलेज प्रोफेशनल तरीके से इस फील्ड में उतरा पेंटिंग में, लेकिन मैं उससे पहले एक एथलीट भी था। अच्छा। मैं बास्केटबॉल भी खेलता था और मैं कॉलेज से शुरुआत हुई थी बास्केटबॉल की? नहीं, मेरे स्कूल से स्टार्ट थी। अच्छा। और मैं बहुत अच्छा हाई जंप, लॉन्ग जंप और मैं भागता बहुत अच्छा था। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी मैंने थोड़ी कोचिंग वगैरह भी ली, बट उसे कंटिन्यू नहीं रखा। जी। और नॉट ओनली दैट, मैं सिंगिंग में भी था और मैंने बहुत सारे संगम कला अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड्स ले लिए थे उस टाइम पर। जैसे आज इंडियन आइडल है, उस टाइम पर संगम कला अवार्ड होता था, बहुत बड़ा होता था। मैंने नेशनल लेवल का सिंगिंग में भी जीता हुआ है। क्या बात है, सब कुछ हो जाए मतलब अगर मैं प्रोफेशनल अपनी करती है अवार्ड जीता है आपने, दैट मींस इट्स अ बिग थिंग। बहुत सारे गाने हैं। मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बात। किशोर दा पता नहीं क्यों मेरे दिल के बड़ा करीब हैं। मुझे कई बार तो सपने आते हैं कि यार मैं उसी फैमिली का तो नहीं था। तो मेरा लुक्स भी अगर आपको लगे तो थोड़ा बंगाली टाइप का लगता हाँ, है ना, लेकिन बट मेरा शुरू से ही था, बड़ा शौक था गाने का, मैं बड़ा गाने गाता था जी। तो मैं कंफ्यूज था कि मुझे गाने की तरफ जाना चाहिए या पेंटिंग, बट पेंटिंग थोड़ा ज़्यादा हावी हो गया और मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर सिंगिंग के अंदर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई जॉब नहीं है। पेंटिंग में या आर्ट में तो बहुत सारी जॉब्स हैं, एड एजेंसीज हैं, मैगजीन्स हैं, पता नहीं कितना है मुझे, बट सिंगिंग में कोई ऐसे फिक्स्ड इनकम नहीं है कि आज है कल नहीं है, आप क्या हुआ, इतने सारे सिंगर्स हैं। तो इसलिए मैंने कॉलेज अवार्ड ज्वाइन किया एंड मैं आज आप सबके सामने हूँ एज अ पेंटर। आप सब लोग मुझे जानते हो, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो जी। और मुझे उससे एनर्जी मिलती है और मैं जिंदा हूँ। सर 2-4 लाइनें। यार बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया ऐसा तो अब क्यों नहीं इच्छा हो रही है क्योंकि क्या गाऊँ यार, किशोर दा के बड़े अच्छे सॉन्ग है। जी चलो एक सुना देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो ट्रैवल से रिलेटेड ही किशोर कुमार का कोई एक गाना गा देता हूँ। जी। मुसाफिर हूँ यारो, क्या? ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अगर हम गाने की बात करेंगे तो फिर उसी की बात करेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। सच में ये आप डिजर्व करते हो जो भी उस समय आपने अवार्ड जीता है। और अभी सुन के मुझे पता ही नहीं था कि आप गाने में भी हो, और ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर ये। थैंक यू। अब की बार आपने मुझे बोला था कि 2 शब्द
इसकी वजह तो मैंने 2 ही शब्द गाए 4 लिखी है मेरी गलती जी, मतलब आर्टिस्ट के अंदर अगर किसी भी चीज में, किसी एक पर्टिकुलर चीज में अगर वो उत्तीर्ण है तो और भी चीजें उसके अंदर है इनबिल्ट। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ऊपर वाला देता है ना तो देता है फिर छप्पड़ फाड़ के। तो जितने आर्टिस्ट लोग हैं ना जी, या जितने सिंगर थे, आप उनसे पूछोगे तो वो अगर सलमान खान की बात करें वो भी पेंटिंग भी करती है ना। तो ऐसा ही है जरूर। मैं अगर बोलूंगा, अगर आप हमारे आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनसे बात करें ना जी। तो वो सिंगिंग में भी कोई ना कोई आपको मिलेगा कि मैक्सिमम लोग अच्छे होंगे, राइट। या वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में इतने कंफर्टेबल होंगे, चाहे उन्होंने पहले नहीं बजाया, कहीं सीखा नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा बजा रहे हैं, तो वो नेचुरल है। या वो एथलीट भी बड़े अच्छे होंगे। सही बात। तो एक नहीं गुण देता ऊपर वाला, 3-4 एक साथ मिलके दे देता है। क्या बात। अब आप उसके ऊपर कितना जस्टिफिकेशन करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने पेंटिंग को ही अपना रास्ता बनाया आगे बढ़ने का, और आई एम एंजॉइंग नाउ। तो मैं सिंगिंग को एज अ हॉबी रखता हूँ, और कहीं पर भी जाता दुनिया में ट्रैवल करता हूँ तो सबको पता है मैं वहाँ कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के आ जाता हूँ। मतलब मैं गाना गा के आया। हाँ, उनको सुनाते हैं हिंदुस्तानी गाने। अरे वाह, गाड़ी में चल रहे हैं सब। गाड़ी नहीं, हमारे स्टेज के ऊपर फंक्शन हो रहा है और मैं हिंदुस्तानी गाने गा रहा हूँ, एंड दे ऑल आर एंजॉयिंग। क्या बात है। उनको मेरी वजह से हिंदुस्तानी गाने के अंदर वो डांस करते हैं। अरे वाह, दे लव ये इंडियन सॉन्ग। हाँ, क्या बात है। तो उनको समझ भी नहीं आ रहा होता है। देखो, वर्डिंग सेकेंडरी है, लेकिन जो धुन और मेलोडी है ना, वो है जो मेलोडी, उसके ऊपर हमें मजा आता है। हम क्यों रोते हैं, वो जो एक्सप्रेशन होते हैं ना हमारे, वो बदलते हैं, वो मेलोडी की वजह से होते हैं। एग्जैक्टली सर। ठीक है ना, मेलोडी आपको रुला देती है, हंसा देती है, या कुछ ना कुछ दूसरे एक्सप्रेशंस जनरेट करती है। तो ये चीज है। क्या बात है सर। आपका कोई फेवरेट हीरो है? यार ऐसे बता रहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे यार अमिताभ बच्चन बड़ा मजा आता है। अरे वाह। उसके अंदर मुझे लगता है कि ये हीरो है यार। जहाँ हम शुरू हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, बस वही। राजेश खन्ना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये लुक्स लाइक कि हाँ, वो एकदम पर्सनालिटी कैरी हुई एकदम। थोड़ा सा हाइट है, आपको लग रहा है हाइट भी आपकी हो, कहीं ना कहीं मैच करनी। नहीं, वो तो यार 6'3" है, मैं 5'7", 5'8" हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, बट एक अंदाज है आप में वो बढ़िया। थैंक यू यार। ये अच्छा लगा मुझे। उनकी कोई फेवरेट मूवी? मुझे शोले बहुत पसंद है। मैंने मेरे ख्याल से 200 बार देखी होगी। 200 बार? हाँ, मैं आपको जब कहीं पर भी दिख रही होती तो मैं देखने बैठ जाता हूँ। अरे वाह। एंड आई लव वन मोर फिल्म, दैट इज गोलमाल। गोलमाल पुरानी वाली, जो उत्पल दत्त वाली थी। अच्छा। तो कहीं ना वो एक्टिंग भी छुपी हुई है मेरे अंदर। क्या तो मैंने एनिमेशन भी करी है, तो मेरे एक्सप्रेशंस मेरी एनिमेशन में भी इसलिए आते थे क्योंकि मैं एक्टिंग भी करता था, मैं मिमिक भी करता था जी। लोगों की। तो वो सारी चीज़ें। सर, अगर मिमिक्री के सब कुछ हो जाए, आपकी मिमिक्री देखना चाहेंगे हम लोग। अरे बाप रे, गाने भी सुनने हैं मेरे दिमाग। तो बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, उत्पल दत्त का करते हैं। अरे वाह। राइट। तो एक फिल्म थी गोलमाल जी। जिसके अंदर अमोल पालेकर, लास्ट का सीन है, अमोल पालेकर जो है वो पकड़ा जाता है, उसकी मूछें निकल जाती हैं खाना खाते वक्त। तो उत्पल दत्त बैठा होता है और देख रहा होता है, तो वो उसकी जब मूछें निकलती है ना तो वो स्टार्ट हो गया। और उसके बाद वो कहता है नहीं हम इतना सब मुझे क्यों खिला रहे हैं? तो कहते नहीं खाओ बेटा, खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? सेहत ही बनेगी तो पुलिस के डंडे कैसे खाओगे बेटा? मैं तुम्हें बंगाल का रसगुल्ला खिलाऊंगा, मथुरा के पेड़े पेड़े, दिल्ली का कलाकंद। तो इस तरह के बिल्कुल, मैं वही देखने लगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, वो एनिमेशन में बड़े काम आए मेरे लिए। तो ये आर्ट का एक अलग रूप है। बिल्कुल है। तो पेंटिंग में वो आपकी चीज़ें झलकनी चाहिए कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। तो ये सब जर्नी रही है, और मुझे भी बड़ा मज़ा आया आज कि ये सारी चीज़ें रिकॉल हुई दोबारा से। आप बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमें इतनी सारी चीज़ें जानने को मौका मिला आपके बारे में। ये शायद हम लोगों को कभी कहीं से पता भी नहीं चलता अगर ये बात नहीं होती तो। और इस बात के ही थ्रू बहुत बच्चों को, आने वाले आर्टिस्ट को हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं कि अपनी चीज़ों के लिए बोलना सीखो, इन फ्रंट में आओ अपने काम के लिए और चीज़ों के लिए। बस मैं इसके लिए लास्ट में यही 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। श्योर। हाँ, बच्चे जो आजकल के हैं वो इस बात को समझें कि देयर इज नो शॉर्टकट।
लंबे रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। वो आपको लग रहा है कि आपको शॉर्टकट मिल गया, बट देयर इज नो शॉर्टकट। जी। तो आप मेहनत करो, और मेहनत कब चेंज कर देगी आपकी लाइफ को वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप बिना मेहनत के अगर ये सोचोगे कि आपको सब कुछ मिल जाए, तो वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपके इतने सारे वक्त के लिए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू यार सर, मुझे भी बहुत मज़ा आया। करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू। मुझे तो बहुत मजा आया अमित सर से बात करके। आई होप कि आप लोगों को भी देखने में उतना ही मजा आया होगा। और हाँ, उन कुछ आर्टिस्ट की तरह काम शुरू करके बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें। जल्दी से ओला स्टूडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और हाँ रुको, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास और भी सारी वीडियोज आ रही हैं, इन वीडियोज को भी जाके जरूर देखें, क्योंकि इन पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो चलते हैं, बाय।